हे गाइस, दिस इज सुहास, सीए फाइनल ईयर 25 नवंबर 2024। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में एज टू हाउ आई स्कोर्ड 83 इन दैट पर्टिकुलर पेपर। सो वी आर गोना गो सुपर डीप इन दिस। आज हम बात करेंगे लेक्चर्स से लेके सीए फाइनल के एग्जाम डे तक का रिवीजन, आपको कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, सब कुछ, एंड इवन एग्जाम डे तक भी, एग्जाम में भी क्या करना है, आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो पहले लेक्चर्स की बात करते हैं। अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो मैंने लेक्चर्स लिया था जय चावला सर से। उनके लेक्चर्स अराउंड 250 टू 75 आवर्स के थे। तो अगर आप एफ उठा रहे हो तो आई थिंक आप पहले सब्जेक्ट ही उठा रहे होंगे जो क्लासेस के लिए आप यूज़ कर रहे हो। तो आई थिंक एफ एक पहला सब्जेक्ट है जो आप उठा रहे हो अपने लेक्चर्स के लिए। सो अगर मैं 3 टिप्स दूँ जो मैंने अपने लेक्चर्स के टाइम पे गलती की थी और मैंने चला कि आप लोग कमेंट करो, उसमें से फर्स्ट चीज़ ये होगी कि आपको ना रेगुलरली लेक्चर्स देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक लेक्चर देख रहे हो, मेक श्योर कि आप नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन देखो। इससे नहीं होना चाहिए कि आप एक लेक्चर आज देख रहे हो और दूसरा लेक्चर आप 3-4 दिन के बाद देख रहे हो। इससे क्या होता है, आपको लिंकेज बनने नहीं रहती, आपको समझ नहीं आएगा टॉपिक। इससे आपको वो चैप्टर ही गंदा लगने लगेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग योर लेक्चर्स रेगुलरली। द सेकंड टिप इज दैट आप अगर एक कॉन्सेप्ट देख रहे हो, थ्योरी पार्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स 16 का कुछ कॉन्सेप्ट या कोई भी इंडेक्स का कुछ कॉन्सेप्ट समझा गया है, तो मेक श्योर दैट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले खुद सॉल्व करो। एंड अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है देन ही आप वो लेक्चर देखो। ऐसा नहीं करना है कि आपको ना मतलब प्रॉब्लम देखते रहना। यू शुड फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं हो रहा है देन वीडियो देखो। तो बेसिकली इससे क्या होता है, अगर आप खुद सॉल्व कर पा रहे हो तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मतलब मुझे समझ आ गया। एंड दूसरा चीज़ ये भी है कि ना आपका टाइम भी बच जाता है, क्योंकि आप ना थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हो क्योंकि आपको पहले बात समझ आ चुकी है जो वो बोलना चाहते हैं। दैट्स द सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा इज दैट आप जो पूरे वीक में लेक्चर्स देख रहे हो, मेक श्योर दैट आप उस वीकेंड में वो लेक्चर रिवाइज कर लो। सो बेसिकली ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 5 डेज एक चैप्टर के लेक्चर्स देखा है तो मेक श्योर दैट उस वीकेंड को आप कोई भी नए लेक्चर्स मत देखो। उस वीकेंड में आपने जो नया पढ़ा है मेक श्योर कि आप वो रिवाइज कर रहे हो। दिस इज वेरी नेसेसरी, ताकि आपको याद भी रहे कि आपने जो करा है। आपको ना सिर्फ समझना नहीं है, आपको याद भी रखना है। तो उस याद रखने के लिए मेक श्योर कि आप वीकेंड पे भी जो आपने वीक में पढ़ा है लेक्चर्स के रूप में वो आप रिवाइज कर रहे हो एट द वीकेंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप ना इसे भूलो नहीं। सो दिस वॉज अबाउट लेक्चर्स गाइस। और जहाँ तक बुक्स की बात आती है, मैंने अजय अग्रवाल जी की जो कॉन्सेप्ट बुक होती है वो यूज़ करी और इनका क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था। और जय चावला सर का जो चार्ट बुक होता है वो मैंने यूज़ किया था फॉर रिविजन। और जहाँ तक आईसीएम मॉडल की बात आती है, आईसीएम मॉडल मैंने नहीं कभी नहीं देखा था। मैंने सिर्फ एक चीज़ के लिए आईसीएम मॉडल देखा था, दैट वाज फॉर क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे कवर हो रहे हैं कि नहीं। मतलब क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आईसीएम मॉडल में है बट हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बस इस कंपेरिजन के लिए मैं यूज़ किया था। एंड इसके अलावा मैंने कभी आईसीएम मॉडल को यूज़ नहीं किया। एंड एक और चीज़, जो काफ़ी लोग जो होते हैं अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, तब मैं कभी अपनी बुक मेंटेन नहीं किया था बिकॉज मुझे डर लगता था कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं लिख रहा हूँ बट वो गलत हो जाए। बिकॉज मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है। रादर जो प्रिंटेड है वो मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा है रादर देन मैंने जो लिखा है। बट इट्स अप टू यू। अगर आपको कुछ ऐसा करना है, अगर आपको बुक्स मेंटेन करनी है, अगर आपको खुद लिखना है तो आप लिख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। सो नाउ रिवीजन की बारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सुहास रिवीजन कितने बार करना है? सो सिंपल, रिवीजन तो मैंने तो पर्सनली 5 बार किया था, बट आप मिनिमम 3 टाइम्स आपको करना ही है। बट द मेन कैच हियर इज, आपका रिवीजन का जो एंड गोल है वो ये है कि अगर आपको रात में कोई उठा दे 3-4 बजे भी कि, और अगर उठा के आपको कोई पूछे कि भाई इस इंडेक्स का ये क्या बोलता है, तो आप बता पाना चाहिए। यू शुड बी पोजीशन क्या वो बता पाओ। तो वो मुकाम तक पहुंचने के लिए अगर आपको 3 बार रिवीजन करना है तो आप 3 बार कीजिए। अगर आपको 5 बार लगा तो 5 बार कीजिए। बट दैट्स द एंड गोल ना, मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर। वो ही आपका गोल है। तो वही आपका गोल है, तो उसके हिसाब से आप देखिए आपको 3-4 या 5 बार, 3 बार 4 बार कितने भी, 3 तो देखिए मिनिमम करने हैं। दैट्स द एंड गोल। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन की, सुहास एक्चुअली रिवाइज कैसे करना है? सो देखो, एफआर को ना मैंने 3 हाफ्स में डिवाइड किया था, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। फर्स्ट एसेट बेस्ड। एसेट बेस्ड का मतलब क्या है? इंडेक्स 2, इंडेक्स 16, 38, 40, 36, 105, 41, 21, 23, ये जो भी एसेट बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं वो मैंने डिवाइड किया था एसेट बेस्ड कैटेगरी में। एंड देन दूसरा सेक्शन आता है 3 डिजिट इंडेक्सेस, मतलब 3 मतलब 101, 103, 110, 115, 116, 108, 102, ये जो भी है वो 3 डिजिट इंडेक्सेस है। एंड तीसरा पार्ट आता है, तीसरा सेक्शन आता है जो अदर इंडेक्सेस है, अदर चैप्टर्स, जैसे इंडेक्स 1 हो गया, इंडेक्स बाकी जो भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, 7, 8, 10, 33 और 34, 24, ये जो भी इंडेक्स बचे कुछ हैं ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो, दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी। ये एबीसी नहीं है, ये जस्ट एक वे ऑफ डिवाइडिंग द सिलेबस, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें है। तो आपको ऐसे रिवाइज करना है। मतलब मैंने तो ऐसे रिवाइज किया था, एसेट बेस्ड एक बार, फिर 3 डिजिट के एक बार, एंड देन लास्ट में जो बचे कुछ है वो किया था। सो इससे ना मुझे क्लैरिटी आ गई थी। ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, थ्योरी का मैं डिस्कस लेटर, बट ये प्रैक्टिकल को मैंने ऐसे डील किया था।
सो दिस इज अबाउट हाउ टू रिवाइज। एंड एक्चुअली अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आज इंडिया कोई भी इंडिया 16 रिवाइज करना है तो आप कैसे करोगे? तो पहले तो आप रिविजन लेक्चर देखोगे, जो भी फैकल्टी का आपका देखना चाहोगे, मतलब जिसका भी आपको देखना है वो आप पहले रिविजन लेक्चर देखोगे। उसके बाद आप रिविजन लेक्चर में पूरा एक बार मत देखो, आप क्या करो, रिविजन लेक्चर को टॉपिक्स में डिवाइड कर दो कि फर्स्ट टॉपिक आप देखो, फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स है जिसमें 10 टॉपिक्स है, आप फर्स्ट टॉपिक को देखो, फिर फर्स्ट टॉपिक खत्म होने के बाद पॉज कर दो, खुद रिवाइज करो वो टॉपिक को, एंड देन दूसरा टॉपिक का रिविजन लेक्चर देखो, मतलब वो रेज्यूम करो वीडियो, एंड देन दूसरे टॉपिक का रिविजन होने के बाद आप खुद रिविजन करो, मतलब रिविजन वीडियो देखने के बाद खुद। मतलब ये मैंने बोलने का मतलब ये है कि जब आपको ना पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद, मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से नहीं रिवाइज करना, आपको टॉपिक वाइज करना, पहले आप वीडियो देखो, पॉज करो, फिर खुद रिवाइज करो। सो बेसिकली जब आपका वीडियो खत्म हो जाएगा ना, आपका रिविजन भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि देयर इज पॉइंट अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो फिर लास्ट में आप पूरा खुद रिवाइज करो तो उसमें काफी टाइम जाएगा। तो वीडियो के साथ ही साथ आपको रिविजन करना है, तो पहले आपको रिविजन करना है वीडियो के साथ साथ, जब आपका रिविजन पूरा हो जाता है फिर वीडियो खत्म होने के बाद पूरा एक बार इंडिया से 2 बार देख लेना है, फिर प्रॉब्लम्स करना है, प्रॉब्लम्स अपने क्वेश्चन बैंक से करना है। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे आपको हर एक प्रॉब्लम करना है, नॉट नेसेसरी कि आप हर एक प्रॉब्लम लिख के सॉल्व करो, बट एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आपको लिखने पड़ेंगे। फिर थोड़े प्रॉब्लम्स आप जो है मैथमेटिकली या तो मन में या तो कैलकुलेटर पे या सिर्फ सोच लो कि कैसा सॉल्व किया जाएगा, कि भाई पहले ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो सोच के आप सॉल्व कर लो। बट जो मेन बड़े बड़े क्वेश्चन है वो तो आपको लिख के सॉल्व करना ही है। एंड आप क्या करोगे, जब आप फर्स्ट रिविजन कर रहे हो आपको मार्क करना है जो भी चीजें आपको इरिटेटिंग या जो भी चीजें आपको कंफ्यूजिंग लग रही है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में एक सेंटेंस है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो सेंटेंस आप वहीं पे लिख दीजिए, उसकी समरी, इवन वो क्वेश्चन का जो समरी होता है और आंसर में उसको कैसे डील किया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये मेरी बुक है, मैं बता दूं तो ये जस्ट मैंने ये कौन सी बुक है, मैंने खुद से लिखा था क्वेश्चन को देख के कि ऐसा होगा तो वैसे करना है, ऐसा तो वैसे करना है। एंड देन एग्जाम्पल ये भी एक है कि यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट आई रोट ऑन माय ओन क्वेश्चंस के हिसाब से। बेसिकली मैंने क्या किया था, क्वेश्चंस की जो समरी होती थी, मतलब जो 2-3 क्वेश्चंस जो मुझे अनॉय करते थे, जो मुझे इरिटेटिंग लगते थे, उसका मैंने समरी यही लिख दिया। मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ मैं ये देख के मेरा प्रॉब्लम से भी कहीं ना कहीं रिवाइज हो ही रहा है ये देख के। सो आपको ये करना है, ट्राई टू इन्वॉल्व, ट्राई टू पुट दोस थिंग्स व्हिच इरिटेट यू इन द क्वेश्चन व्हिच आर कंफ्यूजिंग द क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बुक ओनली, ताकि आपका यहीं पे रिवीजन हो जाए जब आप कॉन्सेप्ट बुक नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो। तो दिस इज वन थिंग, ताकि आप ना नेक्स्ट टाइम आपको ईजी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ आ जाएगा एक बार आप कॉन्सेप्ट बुक में वो लिख लो। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट रिविजन। फिर देखिए सेकंड रिवीजन की बारी आती है। सेकंड रिवीजन में तो देखो साइड से बात है, आप काफी कुछ भूल जाओगे, ऑफ कोर्स काफी कुछ याद रहेगा नहीं आपको, तो इट्स ओके, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, यू विल फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपको इफ यू नीड आप फिर से रिवीजन लेक्चर देख लो, सेम जैसे टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब पूरा अगर वीडियो इस टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक का देखो, पॉज करके खुद रिवाइज करो, वैसा करो, या तो आपको याद है तो वीडियो मत देखो, कॉन्सेप्ट बुक देख लो एक बार, अच्छे से रिवाइज कर लो 2-3 बार। तो बेसिकली आपको रिवाइज ना, जब भी आप फर्स्ट रिविजन कर रहे हो सेकंड रिविजन कर रहे हो, मेक श्योर जब आप चैप्टर क्लोज कर रहे हो यू शुड रीच एट अ स्टेज कि जब आपके पास बुक बंद भी हो, मतलब अगर आपके पास बुक ना भी हो तब भी आप पूरा विजुअलाइज कर रहे हो कि वो चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, क्या है, पूरा एवरीथिंग माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। दैट्स द एंड, दैट्स वेयर यू एंड योर रिविजन। अगर आपके माइंड में कैसे फोटोग्राफिकली मेमोरी क्रिएट हो रही है जहां पे आप बोल पा रहे हो कि फर्स्ट पेज में ये था, सेकंड पेज में था, उसके बाद या वो चैप्टर रिवाइज करना बंद कर दो, जब तक आपको वो स्टेज रीच में हो जाए कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है। दैट्स अबाउट सेकंड रिवीजन। इसमें कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, मे बी फर्स्ट रिवीजन में 15 दिन लगेंगे, दूसरे टीम में 12 से 10 दिन लगेंगे या 8 दिन भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसे चल रहा है। बट वन थिंग, फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन में आप टाइम पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा टाइम दे रहे हो और एक चैप्टर पे फिर भी आपका क्वालिटी उसमें बढ़ने रहा है, इट्स ओके, फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स कंप्लीटली फाइन। एक ही चैप्टर पे आप 3-4 घंटे स्पेंड कर रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। आपको ऐसे बोलना, आपको ऐसे नहीं बोलना कि भाई 3-4 घंटे से एक ही चैप्टर कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, नो, इट्स कंप्लीटली फाइन। फर्स्ट 2 रिविजन में इट्स कंप्लीटली फाइन टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन a few chapters on a few subjects is completely fine. You don't have to फोर्स की भाई मुझे 3-4 घंटे लगा दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो मैं कुछ और करता हूँ, ऐसे मत करो, अच्छे से करो, कहीं कुछ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करनी, आराम से करो। फर्स्ट सेकंड रिवीजन में क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ठीक है भाई, कुछ नहीं होगा, एग्जाम में आपको याद आना इज मोर इंपॉर्टेंट। टाइम भले ही थोड़ा कम लग, ज्यादा लग जाए, कम लग जाए, इट्स कंप्लीटली फाइन, पर आपका एंड गोल ये है कि आपको एग्जाम में याद आना चाहिए जो भी आप अभी रिवाइज कर रहे हो। इसके लिए क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जितना टाइम लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टाइम पे वैसे मत देखो कि भाई 4 घंटे से एक चैप्टर कर रहा हूँ, इट्स कंप्लीटली फाइन, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टाइम। तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में कि एमसीक्यूज को कैसे डील करना है। तो एमसीक्यूज के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट नहीं करना। जब आपका कुछ एक पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर इंडेक्स रिवीजन हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से एक ICICI BOS का एक ऐप होगा जो आप डाउनलोड कर लो। वो कुछ ऐसा दिखेगा जब आप अपने डिटेल्स डालोगे, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, या आई थिंक इट्स विजिबल। यहाँ पे ना आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करके कुछ दिख रहा होगा। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आप जब आप खोलोगे और आप जब चूज करोगे प्रैक्टिस सेशन एंड ऑल जो चैप्टर आपको चाहिए, सो इफ यू चूज विच चैप्टर यू वांट, और आपको एमसीक्यूज असेसमेंट जब आप चूज करोगे आपको चैप्टर भी आएगा, कौन सा चैप्टर आपको चूज करना है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, व्हाटएवर। आपको जो भी चैप्टर चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट दबा दीजिए
एंड खत्म। डिफिकल्टी मीडियम सिंपल जो भी चाहिए आपको, डिफिकल्ट मीडियम जो भी कर लीजिए, मैंने अभी मीडियम चूज किया है एंड देयर यू गो। अभी एमसीक्यूज आ गए, तो ऐसे एक के बाद एक आपको एमसीक्यूज आएंगे और आपको आंसर करना है एंड लास्ट में आपको स्कोर दिख जाएगा और आपको समझ आएगा कि आपने किस में गलती की थी, किस में गलती नहीं की थी। जब आप ये करोगे आई थिंक ये मोर देन इनफ है। मतलब बेसिकली जब आपका चैप्टर रिविजन हो जाएगा उसके बाद आपको ये बेसिकली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है फ्रॉम आईसीआई बीओएस। आप जब प्ले स्टोर में जाओगे आप सर्च कीजिए आईसीआई बीओएस और अपने क्रेडेंशियल्स डाल लीजिए और मैंने जैसे दिखाया था आपको मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई डिड फॉर एमसीक्यूज गाइस। अभी हम बात करते हैं थ्योरी चैप्टर्स की। थ्योरी चैप्टर्स के आई थिंक 3-4 होंगे। एक तो हो गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो थ्योरी नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही है। एंड देन दूसरा हो गया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत ही ज्यादा बेसिक सा चैप्टर है, आप समझ जाओगे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको ना बेसिक चीज इसमें 3-4 यूनिट्स ही होंगे, तो आपको एक बार एक पेज उसमें पढ़ना पड़ेगा, वो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड देन देयर इज दिस एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना। एथिक्स के लिए आप जब ऑडिट में डिटेल में पढ़ोगे ना उसके बाद ही आप ये पढ़ना, तो आपको ये सिंपल लगेगा। एंड देन यू हैव अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक चैप्टर है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको थोड़ा रट्टा है, मेमोराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो देखिए 2 चैप्टर्स, एक तो अपना हो गया अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड दूसरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के थोड़े पार्ट्स। आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको समझ आ जाएगा, जो व्हाट इज एसेट व्हाट इज लायबिलिटी वो तो ऑफकोर्स नहीं आएगा ना भाई, बट उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, उसके अंदर जो अंदर क्वालिटीज की बात हो रही है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब जो चीजें होती है ना वो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में या 4 मार्क के रूप में पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू मेमोराइज एंड मतलब रट्टा बेसिकली ये दो चैप्टर उसको। एंड जो तीसरा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर नहीं है। उसमें पूरे क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, तो वो आपको रिवाइज अच्छे से करना ही है। उसमें पूरे प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने हैं, बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो टफ लेवल के प्रॉब्लम्स भी होंगे, टफ मतलब हाई लेवल के, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो यू डोंट हैव टू इग्नोर दीज चैप्टर्स। ये भी सिंपल ही है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट छोड़िए मत, क्या पता इसमें से कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए एंड आपको 10 मार्क्स इजीली मिल जाए, है ना? तो क्यों छोड़ना है गाइस। अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो मैंने पर्सनली 2 टेस्ट दिया था, मैंने 2 टेस्ट दिए थे 100 मार्क्स ईच के। तो टेस्ट तो मैंने 2 दिए थे एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू एटलीस्ट आप 2 टेस्ट तो दीजिए ही, बिकॉज आपको समझ आएगा कि एग्जाम में कैसे होता है, एटमॉस्फेयर कैसे होता है, आपको वो 3 आवर्स का प्रेशर कैसा होगा, आप कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप कैसे लिख रहे हो एग्जाम में, टाइम मैनेज कैसे हो रहा है। तो ये सब के लिए आपको 2 टेस्ट तो मिनिमम लिखना जरूरी है ही। तो प्लीज राइट 2 टेस्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप उसको ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि वो फाइनल एग्जाम ही है। तो अगर आप कल आपका कुछ मॉक टेस्ट है तो आप आज ऐसे पढ़ो कि कल आपकी फाइनल एग्जाम है, तो आप मेंटली ही वैसे प्रिपेयर हो जाओ। बट कहीं ना कहीं आपको थॉट आएगा कि मॉक टेस्ट है, बट नो, आपको एक्चुअली सोचना है कि वो फाइनल एग्जाम है एंड उसके अकॉर्डिंगली वो 1.5 डेज प्रिपेयर करना है एंड देन यू विल हैव टू राइट दैट एग्जाम। इससे क्या होगा, आपको सीरियसनेस आएगा, आपको जो मेन एग्जाम एक्चुअली जब आप दोगे उसमें आपको ना नर्वसनेस नहीं होगी। तो गिव एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट एंड ट्रीट देम लाइक योर फाइनल एग्जाम्स। तो अभी बात करते हैं मेन चीज के बारे में कि हमें एग्जाम में कैसे प्रायोरिटाइज करना है, क्या पहले लिखना है, कब फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, कब हमें एमसीक्यूज लिखना है, कब हमें क्या करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सो देखिए मैं क्या करता था एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड यू गाइस एज वेल, कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप देखो मत, बिकॉज देखो वो तो एनीवेज करना है। रिमेनिंग 4-5 में से आप देखो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से मुझे मेजोरिटी कुछ आता ही नहीं है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि भाई इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या तो समझ आ रहा है बट पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन छोड़ दो, वो चॉइस पे चला गया। अभी आपके पास मिल गए 5 क्वेश्चन और आपके पास है एमसीक्यूज। अभी आपको क्या करना है, वो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन से ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 आपको लिखना है, 6 आप चॉइस पे छोड़ रहे हो। अब आप ऐसे देखो कि 4th एंड 5th आर द मंथ्स जो आपको लग रहा है कि मैं लिख सकता हूँ अच्छा खासा। फॉर एग्जाम्पल ईच अगर होता है 14 मार्क का, तो आपको लग रहा है कि मैं 14 14 28, मतलब आपको ना इसमें 20 मार्क तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो पहले आप वो 2 लिख लो। सो बेसिकली राइट फर्स्ट 2 क्वेश्चन विच यू थिंक आर वेरी स्कोरेबल, जो आपको परफेक्शन आपको जिसमें है या आपको लग रहा है जो इसे पहले आप वो लिख दो। तो 28 में से आपको आपके कहीं 20 मार्क तो कंफर्म हो गए। उसके बाद आप जंप करो एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज होता है 30 मार्क का, तो 30 में से समझिए आपको 15 पे मिल गए, तो 20 और 15 35 तो आपके यही हो गए। और जो रिमेनिंग 3 बचे हैं, 3 मतलब कितने, 42 हो गया। 42 में से आपको अगर 15 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मतलब देखिए यूनिट टू प्रायोरिटाइज इन सच ए वे कि आपको ना एश्योरिटी मिल जाएगा कि आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस लिख रहे हो, आपके 28 में से समझिए 18 या 20 मार्क कंफर्म हो गए। फिर आप एमसीक्यूज कर रहे हो, एमसीक्यूज पे आपको समझो 10-15 मार्क कंफर्म हो गए। फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई अभी मैं पास तो हो गया, अभी मैं 40 तो क्रॉस कर दिया। एंड उसके बाद आप जो भी लिख रहे हो वो टुवर्ड्स आफ्टर पास के पास, मतलब 50 के पास, 60 के पास, एग्जाम्स के पास जा रहा है। तो यू विल ऑल्सो हैव क्लैरिटी। ऐसा नहीं करना कि भाई चलो कुछ भी कर रहे हैं। तो पहले आप 2 क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इजी लग रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो आपको इजी लग रहा है, मतलब 5 एंड 4 एग्जाम्पल, 5th क्वेश्चन 4th क्वेश्चन आपने लिखा क्योंकि आपको इजी लग रहा था। एंड आप एमसीक्यूज कर लिए, एमसीक्यूज में आपको लग रहा है कि 10-15 मार्क आ जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आ गया कि भाई मैं 30-35 मार्क्स तो हो गए। अब रिमेनिंग 3 क्वेश्चन में आपको लिखना है
जो भी आपको इजी लग रहा है वो फर्स्ट। इजी मतलब अभी वो तो 3 आपको थोड़े टफ जाएंगे और कैसे जाएंगे आपके ऊपर है, बट आप वो लिखे जिसमें आप स्कोर कर पा रहे हो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपका पास तो इसमें हो ही गया, पास हो गया एंड एग्जामिनेशन भी आप एम कर पाओगे। सो दिस इज द बेस्ट वे। तो पहले आप वो 2 क्वेश्चन लिखे जिसमें आपको परफेक्शन है या आप स्कोर कर पाओगे, फिर एमसीक्यूज के पास रहिए, फिर रिमेनिंग 3 लिख दीजिए आपके लीजर के हिसाब से। सो दैट्स हाउ इट इज। तो इसके हिसाब से मतलब आपको ना कहीं कंफर्ट आ जाएगा एग्जाम के दौरान कि भाई मेरे पासिंग मार्क्स तो अब इसमें हो गए कवर, अब मैं जो लिखूंगा वो टुवर्ड्स आफ्टर 40 का होगा। तो दिस इज हाउ आई फॉलोड एंड आई होप यू गाइस फॉलो एज वेल। अब गाइस दिस इज द बोनस पार्ट, दिस आर सम टिप्स व्हिच आई वुड लाइक टू गिव यू। ये थोड़े टिप्स है जो गलतियां मैंने की थी या जो लर्निंग्स मुझे अगर मैं पता होता, मुझे अगर पता होता तो बहुत अच्छा होता, बट ठीक है, आई विल शेयर दिस थिंग्स विद यू जो मैंने गलतियां की थी या जो टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ कि आपको हेल्प हो। सो द फर्स्ट टिप इज रिवाइज एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट रिविजन। जो आप फर्स्ट रिविजन कर रहे हो उसमें आप कुछ मत छोड़ो, आप मत सोचो ऐसे कि आप ये चैप्टर में छोड़ दिया फर्स्ट रिविजन में, ये सेकंड रिविजन में कर लेता हूँ, वो सेकंड रिविजन में भी होता नहीं है, वो चैप्टर फिर एग्जाम में आप छोड़ के चल जाते हो। सो व्हेन यू आर डूइंग द फर्स्ट रिविजन नाउ, कंप्लीट एवरीथिंग, रिवाइज एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट पेपर टिल द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट पेपर। आपको पूरा रिवाइज करना है, कुछ मत छोड़ो, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट दैट्स ओके, यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, बिकॉज जब आप छोड़ोगे ना कहीं वो सेकंड में भी नहीं होगा, थर्ड फिर वो छूटते जाएगा एंड वो एग्जाम तक छोड़ते जाएगा, क्या पता उसमें एग्जाम में 4-5 मार्क का क्वेश्चन आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको रिवाइज करना है सब कुछ फ्रॉम द फर्स्ट रिविजन ओनली। सेकंड इज, देखिए मैं एक चीज मैं करता था एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू आल्सो। सेकंड टिप इज दैट फॉर एग्जांपल मैं डीटी का रिवीजन कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल मेरे 2 रिविजन हो गए, फार के 2 रिविजन हो गए, अभी तीसरी रिविजन की बात चल रही थी एंड मेरा डीटी हो गया, मैं आईटीटी को रिवाइज करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा आज डीटी का रिविजन हो गया एंड मैं कल से आईटीटी रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, आईटीटी में कल नहीं करता था, मैं क्या करता था 2 दिन एफआर का सिर्फ थ्योरी रिवीजन करता था। थ्योरी का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता था। फॉर एग्जांपल इंडेक्स 16 के पूरे कॉन्सेप्ट्स, 38, 36, 40, 41, 40 में कि भाई ओनली कॉस्ट, 41 में ओनली फेयर वैल्यू, 36 में जो होता है इंपेयरमेंट रिकवरेबल अमाउंट, 16 में जो होता है कॉस्ट इवैल्यूएशन, ये सब जो भी कॉन्सेप्ट्स है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इससे आती है। तो बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस इज दैट व्हेन यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, जब आप रिवाइज कर पा रहे हो, मतलब आपने फर्स्ट रिवीजन में प्रॉब्लम के साथ रिवाइज किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच में आप ऐसे रिवीजन करो कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हो, आप ऐसे पढ़ो कि उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, पूरा एफआर रिवीजन कर लो लाइक ओनली कॉन्सेप्ट्स। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया जो बियॉन्ड योर क्वेश्चन बैंक है तो आप कर पाओगे, बिकॉज आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको पता है कि इंडेक्स में ये बोलता है, वो इंडेक्स में ये बोलता है, आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो उसके लिए ना आप क्या करो, जब आपका एक स्टेज पहुंच चुका है, जब आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए एंड प्रॉब्लम्स रिवाइज कर लिए फर्स्ट 2-3 रिवीजन में, तब आप बीच में क्या कर सकते हो, 1-2 दिन बीच में गैप लगा के आप ओनली कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो एफआर का। तो उससे क्या होगा, आपको खाली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी एंड अगर कल को कुछ एग्जाम का कुछ अलग क्वेश्चन भी आ गया तो आप सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो दिस इज द सेकंड टिप गाइस। एंड द थर्ड टिप इज दैट हम ना हमेशा टफ प्रॉब्लम्स या कुछ गंदे वाले प्रॉब्लम्स ही टिक करते हैं, वो ही देखते हैं लास्ट में। बट क्या मतलब मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था कि एग्जाम में इजी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी मतलब नॉट वेरी इजी बट थोड़े सिंपल या थोड़े से मीडियम लेवल के, बट हम वो कभी देखते नहीं बिकॉज हमने वो मार्क ही नहीं किए। तो जो वैसे वाले क्वेश्चंस है ना वो एमसीक्यूज बन के आते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम सिर्फ टफ क्वेश्चंस करके जाते हैं, बट एग्जाम में या एज एन एमसीक्यू एज सेपरेट क्वेश्चन कभी कभी सिंपल या कभी कभी ना मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे आ जाता है, वो हमें कंफ्यूज कर जाता है बिकॉज हमने उस लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है, बट एग्जाम में आ गया ये लेवल तो अपने को लगता है इसमें भी कुछ गड़बड़ है, हम इसको ए लेवल तक सॉल्व करते हैं, जो हमेशा कभी ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज द बॉटम लाइन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप टफ लेवल तो देखो ऑफ कोर्स, बट मैं कह रहा हूँ कभी कभी अगर टाइम मिला तो नजर भी घुमा लो जो बाकी प्रॉब्लम्स है उस पर, उसको टोटली इग्नोर मत करो, डोंट सॉल्व देम, बट एक बार देख लो उसमें क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका देख लो, भले ही सॉल्व मत करो बट देख लो कि उसको सॉल्व कैसे किया गया है। जस्ट दैट अगर वो कल एग्जाम में आ गया तो आपको ना कंफ्यूज या कुछ मतलब आपको ना कुछ अटक नहीं जाना है वहां पे। सो दैट्स द थिंग, टफ प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व करो, बट दैट डजंट मीन कि आप छोटे प्रॉब्लम्स छोड़ दो, जो मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स आप एटलीस्ट एक बार उस पर नजर तो घुमा लो। सो दैट्स द थर्ड टिप। एंड फोर्थ टिप इज गाइस प्लीज रीड फुल क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम्स। आप ना फुल क्वेश्चन रीड नहीं करते, मेरे साथ भी हुआ था, फुल क्वेश्चन रीड नहीं करता था मैं इवन ड्यूरिंग माय रिवीजन में भी मैं क्या करता था, क्वेश्चन का मेन पार्ट पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, खत्म। बट ऐसे नहीं करना है, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये लाइन तो ओरिजिनली नहीं थी, इसमें अभी ऐड हुई होगी तो इसका कुछ और रिलेवेंस होगा जिसका मतलब कुछ और होगा, नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट। सो फर्स्ट से जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन और ड्यूरिंग द एग्जाम, कुछ भी आप चल रहा है, जस्ट मेक श्योर कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ताकि जब वही क्वेश्चन सेम लैंग्वेज अगर एग्जाम में रिपीट हो गई, यू शुड नॉट बी एस्टोनिश्ड कि भाई ये लाइन तो पहले कभी देखी नहीं थी, बिकॉज ये से होगा क्योंकि आपने कभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, सो दैट अगर एग्जाम में सेम लैंग्वेज यूज हो जाए आपको ऐसे टेंशन में नहीं आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लाइन कहाँ से आ गई, इसका कुछ और मतलब है क्या, इसका सॉल्यूशन कुछ और होगा क्या। डोंट डू दैट, टेक फुल क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन इटसेल्फ। गाइस, सो दिस इज लास्ट स्टेप जो मैंने गलती की थी। तो मैं क्या करता था, फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स है, उसमें फॉर एग्जांपल 10 कॉन्सेप्ट्स है, तो मैं क्या करता था, एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लिया, एंड देन दूसरा कॉन्सेप्ट कर लिया वो इंडेक्स का, एंड देन उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, फिर थर्ड कॉन्सेप्ट एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इससे दिक्कत क्या होती थी कि जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स
मेरे से सॉल्व हो ही जाना है, बिकॉज मैंने अभी तक वो कॉन्सेप्ट किया था, तो ऑफकोर्स वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही वो प्रॉब्लम होगा ना। तो इससे क्या होता था, ऑब्वियसली सॉल्व हो जाता था। बट जब मैं मेन एग्जाम या जब मैं मॉक टेस्ट देता था, मुझे लगता था भाई ये प्रॉब्लम है तो इस इंडेक्स का भी रिलेवेंस हो सकता है, उस कॉन्सेप्ट का भी रिलेवेंस हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट का भी रिलेवेंस हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया बाद में कि मैंने ना पूरा इंडेक्स रिवाइज कर लिया एज अ होल, पूरा इंडेक्स के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कर लिए, एंड देन मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो इससे क्या होता था, जब आप पूरा इंडेक्स रिवाइज करते हो एंड जब आप कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स के पास जाते हो, मतलब व्हेन यू गो टू प्रॉब्लम्स, तो आपको वो प्रॉब्लम्स को ना यू कैन सी दैट प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल द एंगल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। फॉर एग्जांपल इंपेयरमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो आप ना वो इंपेयरमेंट के क्वेश्चन को पूरे इंडेक्स 36 के नजरिए से देख सकते हो। So this is one thing. So I mean I hope आपको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। What I'm trying to say is that आप पूरा इंडेक्स रिवाइज कर लो, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स के पास जाओ, बिकॉज जब आप पूरा इंडेक्स रिवाइज कर लोगे तब आपको ना पूरे कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होगा, एंड जब आप क्वेश्चन को देखोगे आप पूरे कॉन्सेप्ट के नजरिए से उसको देख पाओगे, ना कि कुछ एक ही कॉन्सेप्ट से। पहले क्या होता था, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया, तो ऑफकोर्स वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ना मैं। बट जब मैं एक क्वेश्चन को आइसोलेशन में देखता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट्स के अलावा, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट्स एक बार कर लिया, फिर मैं प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम्स को ना मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स के एंगल से देख सकता था। आई होप दिस वाज थोड़ा डीप, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली मैंने फेस की थी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टिप गाइस। तो गाइस हमने कर दिया लेक्चर्स, वी टॉक्ड अबाउट मटेरियल्स, हमने बुक की बात कर ली, हमने आईसीए मॉड्यूल की बात कर ली, हमने रिवीजन की बात कर ली, हमने फर्स्ट सेकंड रिवीजन की बात कर ली, हमने ये भी देखा कि हमें रिवाइज कैसे करना है, हमें किस लेवल तक रिवाइज करना है, हमें एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, थ्योरी को कैसे टैकल करना है, अकाउंट्स को, प्रैक्टिकल पार्ट को हमें कैसे डिवाइड करना है, एंड देन मैंने कुछ टिप्स भी दिए, मैंने टेस्ट की बात की। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द बेसिस, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में कुछ टिप्स जो मैंने गलतियां की थी। सो आई होप आपको ये कुछ यूजफुल लगेगा। अगर आपको कुछ भी इसमें से काम आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है कि और कुछ वीडियोस डालूं तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, एंड बाय।